नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पूजा सहाय आज फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपकी परीक्षाओं के लिए, यूजीसी नेट के लिए, प्रवक्ता और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ। कल आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज हम आपको 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। ए सन 1934, बी 1935, सी 1936 या डी 1937। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 1936। फिर हम आते हैं 52वें क्वेश्चन पर। बावनवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है प्रेम वाटिका, कवित्र रत्नाकर, रस रतन, तिलक शतक और इसके साथ ही साथ ऑप्शन दिए हुए हैं रसखान, सेनापति, पुष्कर, कवि, मुबारक, कादिर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेम वाटिका, रसखान, कवित्र रत्नाकर हो जाएंगे आपके। एक मिनट दोस्तों, शायद कुछ मिस प्रिंट है। प्रेम वाटिका हो जाएगा रसखान जी का और रस रतन दिखे यहाँ पर है पुष्कर कवि का, तिलक शतक है मुबारक का और कवित्र रत्नाकर हो जाएगा आपका सेनापति का। तो यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा आपका जो प्रेम वाटिका रसखान जी का है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है प्रेम वाटिका ए का पहला और कवित्र रत्नाकर बी का आपका है दूसरा सेनापति और सी का है तीसरा पुष्कर कवि और डी का है चौथा यानी मुबारक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है सूची 1 और सूची 2। यहाँ जय देवी पुरी, चंद्र माधव, फूल बाबू, निर्गुनिया और इसके साथ ऑप्शन दिया हुआ है बलचन्मा, झूठा सच, नाच्यो बहुत गोपाल, नदी के द्वीप, सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स जय देवी पुरी। इसका हो जाएगा झूठा सच। जो जय देवी पुरी पात्र हैं वो झूठा सच के हैं यानी यशपाल की है और बी चंद्र माधव ये नदी के द्वीप यानी अज्ञे जी की रचना के पात्र हैं और फूल बाबू, बलचन्मा
जो नागार्जुन की रचना है उसके पात्र हैं, और निर्गुनिया नाच्य बहुत गोपाल इनके उपन्यास के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखिए आपके स्क्रीन पर सी, यानी ए का पहला बी का 5वां बालकृष्ण शर्मा नवीन विप्लव गायक, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, विल्लव हो गया है, यहाँ विप्लव होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, सी का दूसरा राखी की चुनौती। डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय तरंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रबरदाई, बिहारी, जगनिक, भूषण, और इनके ऑप्शन दूसरा बगल में जो ऑप्शन है उसमें है छत्रसाल, परमाल, जयसिंह, पृथ्वीराज चौहान, बीसल देव। तो इनको आपको सही मिलान करना है। तो चंद्रबरदाई का हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, यानी ए का हो जाएगा चौथा। बिहारी राजा जयसिंह के आश्रयदाता थे, यानी तीसरा। जगनिक परमाल, सी का दूसरा, और डी का हो जाएगा छत्रसाल, डी का पहला हो जाएगा। इस हिसाब से अगर इस ऑप्शन पे अगर आप आते हैं तो देखिए इसमें आपको चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, यानी ए का आपको चौथा देखना होगा। अगर जिसमें ए का चौथा है वह राइट आंसर है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, बिहारी, बी का तीसरा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन पे। छप्पनवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। उषा प्रियंवदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक। और उसके बगल में जो ऑप्शन है ताई, वापसी, दोपहर का भोजन, परमात्मा का कुत्ता, जिंदगी और जोक। यहाँ पे आपको मैच कराना है, तो इसका ऑप्शन हम इसका जो कूट है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ अमरकांत का हो जाएगा दोपहर का भोजन, और मोहन राकेश का हो जाएगा परमात्मा का कुत्ता, और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का हो जाएगा ताई, और बची उषा प्रियंवदा, इनका हो जाएगा वापसी। तो देखिए जो ऑप्शन जो मैच करने वाला होता है क्वेश्चन, उसमें अगर आपको एक आंसर का भी अगर मैच वर्ड सही मिल जाता है तो आप सब कर लेंगे। जैसे अगर अभी मुझे यहाँ पर आसान लग रहा है अमरकांत यानी दोपहर का भोजन, फिर मोहन राकेश का परमात्मा का कुत्ता, और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का ताई, और उषा प्रियंवदा का वापसी, तो ये आसान से चीज़ें हो जाती हैं। अगर ऑप्शन में भी देखें तो देखिए इसमें ऑप्शन में भी आपको दिखा देती हूँ।
देखिए बी का तीसरा देखिए इसमें दिया है, दिख रहा है बी का तीसरा, ठीक। इसमें ऑप्शन बी है। अब देखिए ए का दूसरा, ए का उषा प्रियंवदा का दूसरा वापसी, ठीक। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। अब आइए 57वें क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन क्या है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र संकलन है वो है अतीत के मेरा परिवार। रीति मुक्त कवि नहीं है, अरे सॉरी कहाँ गया, हाँ 58वां क्वेश्चन हो गया, 59वां सॉरी। रीति मुक्त कवि नहीं है घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या ठाकुर। तो इन चारों ऑप्शन में जो रीति मुक्त कवि नहीं है वो है जसवंत सिंह। ये अलंकारवादी हैं, रीतिबद्ध शाखा के हैं। ये रीति काल के रीतिबद्ध शाखा के जसवंत सिंह हैं और अलंकार निरूपण कवि हैं ये। बाकी घनानंद, बोधा, ठाकुर ये लोग रीति मुक्त हैं। 60वां क्वेश्चन है, दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? ए श्रीधर, बी राधा कृष्ण दास, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61वें क्वेश्चन पे आइए। भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न इसका सही आंसर हो जाएगा। भ्रमरदूत जो रचना है वो आधुनिक युग का बहुत ही प्रतिष्ठित, या कह लीजिए कि आधुनिक युग का एक प्रसिद्ध ब्रजभाषा काव्य है भ्रमरदूत। इसको नोट कर लीजिए कि आधुनिक युग का सबसे प्रसिद्ध ब्रजभाषा काव्य है भ्रमरदूत, जो सत्यनारायण कवि रत्न का है। फिर आइए अदर्शन और रीजन पर। प्रश्न संख्या 62 से 70 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना यानी अदर्शन है, दूसरा तर्क आर यानी रीजन है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले अदर्शन क्या पूछ रहा है? परंपरा आधुनिकता के विरोधी है। परंपरा आधुनिकता के विरोधी है और इसका रीज़न है क्योंकि परंपरा पुरातनता के पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। देखिए यहाँ पर जो है दोनों गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए परंपरा आधुनिकता के विरोधी नहीं है
और इसमें कहीं से भी ये नहीं सत्य है कि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। ये दोनों गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरे सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत और आर गलत। आगे बढ़िए 63वें क्वेश्चन पर। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। आदर्शन रीजन, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए भी सही और आर भी सही। सिक्सटी 64 पे आइए। अजर्सन और रीजन, साहित्य समाज में सामूहिक हृदय का विकास है। इसलिए दूसरा रीज़न क्या कहता है कि इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों का चित्रवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। देखिए इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो साहित्य है वो संकीर्णताओं से परे है। उसमें सभी जनता के लिए, सामूहिक जनता के लिए, सभी समाज के जितने भी सामूहिक जनता हैं उनकी चेतनाओं के लिए सबको समझती है। कहने का मतलब सबकी चेतनाओं को व्यक्त करती है। उसमें कोई धर्म को लेके ये कोई संकीर्णता साहित्य में नहीं रहती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत, यानी डी हो जाएगा। इसमें सॉरी एक मिनट, में ऑप्शन ए गलत दिया है, आर ए सही है। ए सही और आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ए सही और आर गलत हो जाएगा। देखिए 65, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंता की पराकाष्ठा है। रीज़न, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। इसमें भी दोनों सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सही और आर सही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन पे, अरे सॉरी 66 क्वेश्चन पे। इसमें दर्शन बोल रही है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। तर्क बोल रहा है लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा और आर गलत, क्योंकि कहानी का जो आकार होता है वो ज़रूर छोटा होता है, लेकिन उसमें जीवन के सभी पक्षों की बातें बहुत आसानी से व्यक्त हो जाती हैं। लेकिन इसमें जो आर बोल रहा है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन का बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहानी छोटी होते हुए भी वह जीवन के सभी पक्षों, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी पक्षों को वो व्यक्त करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही और आर गलत, यानी बी, सॉरी इसमें ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजन है, ए सही और आर गलत, यानी डी हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ, डी हो जाएगा, ए सही और आर गलत। ठीक है, आगे बढ़िए 67। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना दर्शन और आर। ठीक है, देखिए ए आदर्शन बोल रहा है, श्रृंगार को रस राजा माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तो सही बात है,
श्रृंगार को रस राजा माना जाता है, इसलिए वो सभी रसों में प्रधान है। तो उसका रीज़न बोल रहा है क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्रित हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स हो जाएगा ए सही और आर सही, क्योंकि देखिए जीवन के जितने भी राग और विराग, राग और प्रेम, जितने भी पक्ष हैं उसमें रस का होना अनिवार्य है। बिना रस के जीवन अर्थपूर्ण है और निराशावादी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों सही, यानी सी, ए सही और आर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 पे। आदर्शन क्या बोल रहा है? मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों की मेल की आवश्यकता है। ये बात तो सही है। अब आइए रीज़न पर। क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णतया में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें भी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णतया में उपासना का स्थान महत्वपूर्ण है। दोनों सही हो जाएगा, सी। अब आइए 69 पर। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। इसका रीज़न क्या बोल रहा है? क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। तो देखिए दूसरा रीज़न इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक तभी बनेगा जब वह उदात्तीकरण की तरफ जाएगा, यानी जब वो उदात्तीकरण की तरफ जाएगा। पहला जो चरण होता है वो उदात्तीकरण होता है, उसके बाद दूसरा चरण जो होता है वो आध्यात्मिक होता है। तो यहाँ पर ए तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही और आर गलत, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही और आर गलत। देखिए 70वां क्वेश्चन। बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। रीज़न क्या बोल रहा है? क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो ये भी सही है कि बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं, क्योंकि व्यापार की नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। अर्थव्यवस्था जो है वो राजनीति का एक अंग तो हो ही गई है, तो ये सही है। अगर राजनीति के प्रधान अंग को हम देखें तो उसमें अर्थव्यवस्था ही प्रधान है, अर्थव्यवस्था ही राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ए सही और आर सही। 71वां क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, थोड़ा हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कल एक क्वेश्चन आपको हम जो बताए थे उसमें एक मिस्टेक थोड़ी आ गई थी। उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था अर्थ प्रक्षेपक के 6 अंग होते हैं, लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिए कि अर्थ प्रक्षेपक के 5 अंग होते हैं। विस्कंभक, रुक जाइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। 2 मिनट। ये रहा क्वेश्चन। जी, अर्थ प्रक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके लिए हम बहुत आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि अर्थ प्रक्षेपक के 5 अंग होते हैं। पहला विस्कंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा अंकास्य और 5वां अंकावतार। 5 होते हैं। फिर से आप इसको नोट कर लीजिए। विस्कंभक,
दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा अंकास्य, पांचवा अंका अवतार। तो ये अर्थ प्रक्षेपक के प्रकार हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जहाँ से हम लोग एक मिनट, ठीक, हम लोग कहाँ पर थे दोस्तों? व्यापार आदर्शन पर थे। कौन से क्वेश्चन पे? 70वां। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो सही बात है कि राजनीति व्यापार अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए कृष्णचंद्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, सी राजेंद्र यादव हैं, डी कमलेश्वर हैं। तो इनके साथ ही साथ ऑप्शन भी है जहाँ लक्ष्मी कैद है, दूसरा राजा निरबंसिया, और तीसरा महुए का पेड़, चौथा 5 रुपये की आज़ादी वापसी। तो देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए का तीसरा यानी कृष्णचंद्र, महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई 5 रुपये की आज़ादी यानी बी का चौथा, बी का चौथा, और राजेंद्र यादव यानी सी का पहला जहां लक्ष्मी कैद है, और डी का दूसरा कमलेश्वर राजा निरबंसिया। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, 72वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रगतिवाद, बी हालावाद, सी अकविता, डी प्रयोगवाद। और साथ ही साथ इसके ऑप्शन देख लीजिए, ए अज्ञे जगदीश चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चन त्रिलोचन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपको जो आसान लग रहा है पहले आप उसको मैच कराने की कोशिश किया कीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि हालावाद बच्चन, ठीक है, तो बी का चौथा, बी का चौथा, अकविता जगदीश चतुर्वेदी यानी सी का दूसरा, और प्रयोगवाद अज्ञे यानी डी का पहला, और प्रगतिवाद यानी ए का 5वां त्रिलोचन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 73वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कवियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कवियों दे दिया है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट बहुत है। निम्नलिखित कवियों को उनके, कवियों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे बोली हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे बोली हो जाएगी। बोली, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। तो हाड़ौती हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई थी। हाड़ौती जो हो जाएगी उसका हो जाएगा राजस्थान, बघेली हो जाएगा उसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, गढ़वाली जो हो जाएगा उसका हो जाएगा उत्तराखंड, और कन्नौजी जो है उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, और डी का दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 74वें क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। धूप सा तन दीप सी में, मधुप गुनगुना, स्नेह निर्झर बह गया, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिक पूजन। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा धूप सा तन दीप सी में महादेवी वर्मा, यानी ए का हो जाएगा आपका चौथा। मधु गुनगुना प्रसाद जी, यानी बी का पांचवा। स्नेह निर्झर बह गया सी का पहला। और हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिक पूजन डी का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा चौथा और बी का पांचवा और सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 75वें क्वेश्चन पे। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, आपका बंटी, 55 खंभे, लाल दीवारें, आवा बेघर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि बिना ऑप्शन के भी सॉल्व करें। तो आपका बंटी हो जाएगा मन्नू भंडारी, 55 खंभे लाल दीवारें हो जाएगा उषा प्रेमवदा जी की रचना, आवा हो जाएगा चित्रा मुदगल, बेघर हो जाएगा ममता कालिया। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 76वां क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, अपने अपने अजनबी, सॉरी देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, अपने अपने अजनबी, झूठा सच स्कंदगुप्त। तो देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच, यशपाल जी की रचना है ये। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वर्षा ऋतु। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी रे। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति पद्माकर जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ए ऑप्शन ग्रियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी गारसा दत्ता, डी रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है। लोग हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है ये सोच रहे थे, लेकिन हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो लिखा है वो है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है। 1883 ईस्वी में इसको लिखा है इन्होंने और 838 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले तो महेश दत्त शुक्ल हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं हिंदी भाषा में, और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। इसको नोट कर लीजिएगा कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले किसने लिखा है। इसमें ऑप्शन महेश दत्त शुक्ल नहीं है, इसीलिए शिव सिंह सेंगर हैं, तो सबसे पहले वही माने जाएंगे। शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। अब आइए, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? 80 क्वेश्चन है। इलाहाबाद में, ओरछा झांसी में, मथुरा वृंदावन में, वाराणसी में। तो ब्रज भाषा बोली जाती है सी मथुरा वृंदावन में।
81वां क्वेश्चन है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध निम्न में से सिद्ध साहित्य से है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरठ में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? यह रैदास जी की पंक्ति है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ए आदिम रात्रि की महक, बी अग्निखोर, सी अच्छे आदमी या गरीबी हटाओ। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो गरीबी हटाओ इनका नहीं है, क्योंकि गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया जी का कहानी है संग्रह। बाकी आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सब फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। गरीबी हटाओ इनका नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है, जो कि शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। 87वां क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, 88वें क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो ये हो जाएगा आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी जी की रचना है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 89 पे। देखिए क्वेश्चन 89 में निम्न में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो सबसे पहले तो नुक्कड़ नाटक में जो ऑप्शन हो जाएगा बी वो सही नहीं है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में कला के लिए कला ये कहीं से तर्क संबद्ध नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता है, जीवन के लिए कला, जीवन जीने की कला सिखाता है, राजनीतिकता को व्यक्त करता है, सामाजिकता को व्यक्त करता है, लेकिन कला के लिए कला कहना ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? यह है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश जी का नाटक है ये। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 91 क्वेश्चन। तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदगी और गुलाब, उषा प्रेमवदा जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कॉकटेल पार्टी। ये मैथ्यू अर्नाल्ड जी की नहीं है, ये टी.एस. इलियट जी की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ठेस कहानी के लेखक अज्ञे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, अमरकांत हैं कि मोहन राकेश हैं। ठेस कहानी के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी
फणीश्वरनाथ रेणु। 94 क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ये है रसखान जी की, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए 95 क्वेश्चन पे एक दर्शन रीज़न और है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 95 क्वेश्चन, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। रीज़न बोल रहा है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अवरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। इसमें भी बी ऑप्शन होगा, ए भी सही है और आर भी सही है। चलिए, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों 96 से 100 के दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, उसमें से आपको क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर बताने हैं। जैसे देखिए, ये आप पहले इसको पढ़िए। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहाँ करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है। अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता, इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन की नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक हो जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता भावुकता का भंग, केवल अर्थहीन निष्ठुर क्रीड़ा। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य अतीत जीवी होता है, मनुष्य वर्तमान से भागना चाहता है, वह मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। डी, मनुष्य अर्थपरायण नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है, इसीलिए वह स्वाभाविक है कि अतीत की स्मृति में मनुष्य स्वाभाविक आकर्षण है, उसका आकर्षण इसीलिए रहता है क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है। वर्तमान में हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका क्या भाव है कि वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, हमारी सारी समस्या वर्तमान से संबद्ध रहती हैं, हमें वर्तमान से प्रेम होता है। इसका आंसर बी ए सही हो जाएगा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि हम वर्तमान की बातें सोचते रहते हैं, इसीलिए हम समस्याओं में पड़े रहते हैं। अशांति किसका परिणाम है? 98 क्वेश्चन, अशांति किसका परिणाम है? वर्तमान से लगाव का, वर्तमान की उपेक्षा का, भविष्य की चिंता का, अतीत की विस्मृति का। अशांति, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्तमान से लगाव का। केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है क्योंकि वह उलझनों को बढ़ाती है, वह अतीत की उपेक्षा करती है, वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? अतीत की स्मृति, अतीत का दुख, अतीत का सुख या अतीत का मोह? इसका आंसर हो जाएगा ए, अतीत की स्मृति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया। कल हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। बीच में अगर थोड़ी उलझने आई हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कुछ मिस प्रिंट की वजह से भी, और कुछ थोड़ी सी सेटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ अगर हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए ज़रा सा भी ये उपयोगी हो कि हाँ हमने इससे इतने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने कुछ क्वेश्चन को देखा, सुना, पढ़ा, समझा, अगर उससे कुछ आपको लाभ मिला हो तो उसके लिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कल फिर हम नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ठीक है। नमस्ते दोस्तों।